अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं PSL 8 स्पेशल ट्रांसमिशन प्लेफील्ड और आज एक बड़ा मैच और कल के दो बड़े मैचेस पे आज बात होगी। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर लाहौर के मैदान कज़ाफ़ी स्टेडियम में टकराएंगे। कल का एक मैच कराची में हुआ, एक मैच लाहौर में हुआ। कराची का मैच बड़ा ही सनसनीखेज दिलचस्प रहा, बल्कि अगर मैं कहूँ तो इस टूर्नामेंट के चंद अच्छे मैचेस में से होगा, क्योंकि मुल्तान सुल्तान एक बड़ी टीम है। 168 का टारगेट दिया था, 167 किए थे कराची किंग्स ने पहले बैटिंग करते हुए। लग यूँ रहा था कि कराची किंग्स ने बहुत बड़ी गलती कर दी है मुल्तान सुल्तान के सामने इतना छोटा सा टोटल करने में। कराची किंग्स का 130 पर एक ही खिलाड़ी आउट था। मैथ्यू वेड बहुत ज़्यादा स्लो खेल गए, जिसकी वजह से उन्हें बहुत प्रॉब्लम हुई और 167 भी जो बाकी प्लेयर्स थे उन्होंने मेहनत करके कर लिया, वरना वो स्कोर होता भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब मामला आया मुल्तान सुल्तान का, तो मुल्तान सुल्तान यके बाद दीगरे स्पिन अटैक के सामने कराची के रेत की दीवार साबित हुई और एक के बाद एक पवेलियन चलते बने। और फिर दूसरा मैच हुआ लाहौर कलंदर पेशावर ज़ल्मी का, इंतहाई एक्साइटिंग मैच, बल्कि मैं कहूँगा इस टूर्नामेंट का बड़ा तरीन मैच। अब PSL 8 सीज़न का सबसे बड़ा स्कोर, क्योंकि सबसे बड़ा स्कोर अबू धाबी में इस्लामाबाद यूनाइटेड 247 दो खिलाड़ी आउट कर चुकी थी, तो उसके बाद और भी स्कोर होते रहे। पेशावर ज़ल्मी का 332 का रिकॉर्ड तोड़ा और 241 पे जाके खड़ी हो गई लाहौर, तो एक बड़ा स्कोर और बड़ा टोटल जमा दिया। लगा यूं कि अब शायद पेशावर ज़ल्मी के लिए मुश्किलात होंगी, लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने फाइट बैक किया। बॉलिंग में तो नहीं कर पाए, बैटिंग में किया। इन सब चीज़ों पर बात होगी। इसके बाद एक बड़ी खबर हमारे लिए ये है, जिस तरह लोग IPL और दीगर लीग्स खेलने के लिए जाते हैं, एलेक्स हेल्स ने इंटरनेशनल टूर जो कि बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज़ थी उसकी कुर्बानी दी है और PSL के मुआहदे को कंटिन्यू करने की वजह से वो PSL को ज्वाइन कर रहे हैं, यानी इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज्वाइन कर रहे हैं। ये एक अच्छी खबर है। लाहौर और पिंडी PSL 8 के लिए तैयार रहो, बहुत बहुत मुबारक हो। PSL 8 लाहौर और पिंडी में अब कंटिन्यू होगा, मामलात हल हो गए। रिजवान हैदर क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं और एक और क्रिकेट एक्सपर्ट आज हफीज़ अवान साहब ने हमें ज्वाइन किया, इंटरनेशनल अंपायर भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। रियाजुद्दीन साहब अब से थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। तो रिजवान भाई कैसा रहा, पहले ज़रा आपसे शुरू करते हैं, फिर हफीज़ भाई से भी इस पर बात करेंगे। पहले शुरू करें मेरा ख्याल है कराची से। मेरा ख्याल है व्हाट अ वंडरफुल सुपर संडे इट वाज। कराची वाला मैच हमने यही कल डिस्कस किया था कि अब कराची के पास ऑप्शन सिर्फ यही है कि विकेट्स लें। जो अच्छी बात है वो तब्रेज़ शमसी की बॉलिंग थी और दुख की बात यह है कि वो आखिरी मैच था उनका, वो पूरा टूर्नामेंट बैठे रहे बाहर और जैसे उन्होंने उनको खिलाया और हम कहते रहे कि यार उसको खिलाओ, ये ऑप्शन अच्छी है, ये बेंच स्ट्रेंथ। तो कल जब कराची ने बेंच स्ट्रेंथ अपनी टेस्ट की तो तब्रेज़ शमसी वॉज द फैक्टर जिसकी वजह से कराची को विक्ट्री मिली। एक आप नाम नहीं ले रहे, बायस हो गए थोड़े से। आप शुएब मलिक की बात करना चाह रहे हैं ना? शुएब मलिक देखें, इज अ बिट्स एंड पीसेस क्रिकेटर, कभी किसी चीज़ में चल जाते हैं, कभी किसी में। नेवर बीन अ सुपरस्टार। ही डिड वेल यस्टरडे। और शुएब मलिक का मुझे जो सबसे ज़्यादा दुख होता है वो ये कि इन्होंने रिप्लेस किया था जब पाकिस्तान टीम में आए थे सकलैन मुश्ताक को, कि जनाब एक अपकमिंग सकलैन लेवल का बॉलर आ गया और उसने सकलैन का करियर भी ख़राब कर दिया, इन्होंने भी बैटिंग पर ज़्यादा ध्यान दे दिया। बट एनीवे, कमिंग बैक टू यस्टरडेज मैच, वो जो आपके ओपनर थे तैयब, व्हाट अ ब्यूटीफुल बैटिंग डिस्प्ले बाय हिम। इमर्जिंग क्रिकेटर हैं, 29 साल के हैं, उनको कभी मौका नहीं मिला, लेकिन कल उनको प्लेटफॉर्म मिला, उस पर उन्होंने अपना शोकेस किया टैलेंट, उन्होंने दिखाया कि वो कितने अग्रेसिव बैट्समैन हैं। वो मेरा ख्याल वन डाउन आया था, तैयब वन डाउन आया था आई थिंक सो, क्योंकि तैयब ने जी तैयब बिल्कुल वन डाउन आया एंड ही प्लेड वेरी, वेड को उन्होंने ओवरशैडो किया। वेड जो कि ओपनर वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है। बड़ा हैरान हुआ मैं इस पे, तो आपसे और भी बात करूंगा। पहले ज़रा हम कराची की बैटिंग पर बात करें ना, फिर हम बॉलिंग पर करेंगे बाद में। पहले सर बैटिंग, हफीज़ साहब मैच देखा आपने कल का, कराची की पहले ज़रा बैटिंग पर आपके कमेंट चाहिए। मुझे लगा बहुत थोड़ा स्कोर कर दिया हमने। अच्छा, कल नजीब हमारे साथ ही थे, तो नजीब ये कह भी रहे थे यार हम तो जिस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं वो हारना शुरू कर देती है कल, लेकिन अनोखा काम हो गया। मेरा ख्याल है जो कराची को सबसे बड़ा सेटबैक है ना, वो जो जैसे आपने इंट्रो में बात की कि मैथ्यू वेड ने काफ़ी स्लो खेला। हालांकि मैथ्यू वेड इस काम के लिए मशहूर भी नहीं है, वो तेज़ खेलते हैं और वो हर तरह की शॉट्स खेलना जानते हैं। हमें मतलब ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं। रिसेंट पास्ट में उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को जो वर्ल्ड कप में भी धुलाई की थी आखिरी ओवर में, तो हमें याद है। तो ये उनका खासा नहीं है जिस तरह वो खेले। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ से एक प्रेशर बिल्ट हो गया जो किसी हद तक उसने तैयब ने उसको जाहिर किया। ये आप ठीक कह रहे हैं, तैयब बहुत अच्छा खेला है। जी बिल्कुल। और उसमें जो मेरा ख्याल है कि हमें 167 अगर देखा जाए तो बुरा टारगेट नहीं है, लेकिन चूंकि मौजूदा सेटअप में इस PSL 8 की अगर हम बात करें
पर्टिकुलरली, तो इसमें 200 रन हमें होते हुए नज़र आ रहे हैं बार बार। हालांकि अगर PSL 1 से PSL 7 तक अगर हम देखें तो स्कोर यही होता था। PSL का खासा ही यही था कि लो टारगेट पे भी टीमें पकड़ लेती हैं, बॉलिंग अच्छी है ना। या दैट्स व्हाट कराची डिड इट यस्टरडे आई थिंक। और चूँकि हम इसलिए इसको लो टारगेट कह रहे हैं क्योंकि हमें मुल्तान सुल्तान एक फ्लाइंग टीम की तरह जा रही है, बैटिंग भी अच्छी कर रही है, बॉलिंग भी अच्छी कर रही है, उनकी हर चीज़ क्लिक कर रही है। तो मेरे ख्याल में हमें लगा कि शायद मुल्तान के सामने ये लो टारगेट है। हालांकि मेरा नहीं ख्याल कि 167 PSL के ब्रांड को सामने रखते हुए कम स्कोर था। अच्छा रियाज भाई, कल का पहले मैच कराची की बात करेंगे, फिर हम पेशावर ज़ल्मी और लाहौर की। क्या रहा सर, कल तो बड़ा कराची ने हैरान कर दिया, बल्कि परेशान कर दिया। जी बिल्कुल, कराची को लाइफलाइन मिल गई है कल के मैच के बाद। अगर कल का मैच सारी होगी और कल वीडियो कॉन्फ्रेंस से जो बात की तो आए थे ताहिर। अच्छा रियाज भाई, आपको दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं, कुछ सिग्नल्स का शायद इशू हो रहा होगा, मैं आपको दोबारा कनेक्ट करता हूँ। अच्छा रिजवान भाई, अब हम तैयब ताहिर की बात कर रहे हैं, बड़े लंबे अरसे बाद मौका मिल रहा है लड़कों को खेलने का, डोमेस्टिक में उनके अच्छे स्कोर हैं, अब उनको जाके कहीं मौका मिला है कि वो आके PSL में अपना जौहर दिखाएं। एक चीज़ तैयब ताहिर के बारे में जो मशहूर है वो है कि वो मिडिल ओवर्स को यानी स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, और ये मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल से हमारे पास कोई ऐसा प्लेयर आएगा क्योंकि हमारे पास सारे ओपनर्स ही हैं। पाकिस्तान टीम का प्रॉब्लम ये रहा है कि पिछले आप 2 साल से जो T20 खेल रहे हैं ना, ओपनर्स को आपने नीचे किया हुआ है। मिडिल ऑर्डर वाले विकेट कीपर बैट्समैन रिजवान और बाबर ओपन करें जो कि मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं। फ़खर आपके जो एक्चुअल ओपनर हैं, शान मसूद आपके ओपनर हैं, अभी हारिस की भी जो डिस्कवरी है ओपनर में, साइम भी मोस्ट प्रॉब्ली ओपनर वाले रोल में। सो यू नीड समबडी इन द मिडल जो कि इनिंग को लेके चल सके, एंकर रोल परफॉर्म कर सके। आई थिंक प्रॉबली बाबर इज़ द बेस्ट पर्सन फॉर दैट, बट ही इज़ टू कमिटेड कि जी मैंने ओपन ही करना है। बट ये बुरी ऑप्शन नहीं है। हालांकि एक मैच पे आप किसी को जज नहीं कर सकते। यू हैव सो मेनी पीपल जिन्होंने आया डेब्यू पे 100 कर दी टेस्ट मैचों में, वनडे में, उसके बाद रह जाते हैं। सो कंसिस्टेंसी इज़ रिक्वायर्ड, इनको मौका मिलना चाहिए, इनको पूरे मैचेस खिलाएं। कासिम अकरम इज़ अनदर वन जो कि कराची की टीम में और वो नीचे आके स्कोर करता है, उसने पिछले साल करके दिखाया है, उसको भी मौका नहीं मिला। और यहाँ पे मैं छोटी सी एक अप्रिसिएशन मुल्तान की टीम को और पेशावर की टीम को दूंगा, जो दोनों टीमें 2-2 इमर्जिंग प्लेयर्स के साथ जा रही हैं और फिर जीत भी रही है, आप टैलेंट को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, तैयब ताहिर मिडिल ओवर्स में अच्छा खेलते हैं। हफीज़ साहब, हमारे पास पाकिस्तान टीम में मिडिल ओवर्स में यानी स्पिनर को खेलने वाले बड़े कम प्लेयर्स हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारे पास यही मामला होता है कि हमारे पास जो हैं वो ऐसे प्लेयर्स हैं जो ओपन ज़्यादा करते हैं। ये एक अच्छा प्लेयर आया है और मैं समझता हूँ कि थोड़ा टाइम दे, खैर अभी भी बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन उसकी एज भी ना निकल जाए ना, ये भी मसला है। क्या कहते हैं जी हफीज़ भाई आप? मेरे ख्याल में जो मिडल का मसला, तो हमारा खैर मसला अगर देखा जाए तो मतलब बाबर और अगर शाहीन को निकाल दे तो बाकी 9 सारी टीम में कहीं ना कहीं हर एक 9 स्पॉट्स का मसला है ही है। कहीं ना कहीं हम वर्ल्ड कप में भी देख रहे थे, एशिया कप में भी हमने देखा, ये मसला हमारा चलता आ रहा था। ओपन सेटल डाउन नहीं हुई कि हमने मिडिल ऑर्डर पे भी वही प्रेशर आ गया, जैसे आसफ अली, इफ्तिखार और बाकी जितने भी लोगों ने उस तरह से क्लिक नहीं किया जो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। यही वजह है कि शोएब मलिक 40 साल के होने के बावजूद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उनको बार बार हम कॉल करते हैं। इवन वो एक इनिंग खेलते हैं तो पूरे सोशल मीडिया पे भी शोर मच जाता है। रिजवान भाई आपके पार्टनर आ गए हैं, कौन से जो शोएब मलिक के बारे में बात कर रहे हैं कि नहीं जी हमें नहीं चाहिए। नहीं वाकई नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। आई मीन कि देखिए, अगर आप अरसान भाई, मसला ये है ना कि अगर एक तरफ आप इमर्जिंग कैटेगरी लेके आते हैं, एक तरफ आप अंडर 19 बुजुर्ग कैटेगरी, एक तरफ बुजुर्ग तो वो अंडर 19 वाले जो कल भी एक लड़का खेला पेशावर से, तो मतलब अगर उनको लेके आना है और फिर हम दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं जी एक्सपीरियंस को लेके आए, तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ी कंट्राडिक्शन है। अगर वो लड़के नहीं खेलेंगे तो वो कभी भी किसी को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। हाँ, वो बैठेंगे, अपना 10,000 20,000 जो भी डॉलर उनका फिक्स है वो जेब में डालेंगे और अगले साल आपको नजर नहीं आएंगे। ये बात आपकी सही है, वैसे ये बड़ी तल्ख हकीकत है, लेकिन ये बात ठीक है। रियाज भाई सर, सॉरी वो पहले ज़रा कुछ सिग्नल इशू रहा, वही कराची वाला मामला सर, बड़ी बात है और मैं तो बड़ा खुश हुआ हूँ कि कराची ने एक अच्छी और बड़ी टीम को हराया। शुक्र है कि ज़रा जान आई है पूरे टूर्नामेंट में। पेशावर ज़ल्मी और कराची के दरमियान ज़रा पॉइंट्स पर टाई पड़ेगा। जी बिल्कुल, देखें कराची की टीम ने कल का मैच जीत के, मैं समझता हूँ कि उनको एक लाइफलाइन मिली है। और जब इन्होंने इनिंग्स का आगाज किया तो जाहिर है 32 रन से जेम्स आउट हो गए थे
और उसमें ऐसा लगता था कि शायद इन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर तैयब ताहिर ने 34 गेंदों पे अपनी 50 मुकम्मल की, 52 रन बनाए। जाहिर उन्होंने मजमूई तौर पर 46 गेंदों पे 65 रन बनाए थे। लेकिन ये कि कल मेरी जब उनसे बात हुई मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान, तैयब ताहिर आए थे मीडिया को फेस करने के लिए, इसलिए उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली थी, तो उनकी टीम ने उनसे एतमाद किया, उनको भेजा। तो मैंने विकेट के मुताबिक उनसे सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि गेंद जो थी वो रिवर्स भी हो रही थी और मुश्किलात बैट्समैनों को मतलब थी उस पिच पे खेलने के लिए। तो आपने देखा कि मैथ्यू वेड भी मतलब उस तरह से बैटिंग नहीं कर सके, रन नहीं बना सके जिस तरह से उन्होंने बनाना चाहिए था। और एक मौके पे हमें ऐसा लग रहा था कि इनकी जो रन होंगे वो ज्यादा होंगे, कमोबेश 185 या 90 के करीब जाएंगे जिस तरह से दोनों खेल रहे थे। लेकिन फिर जाहिर हम सब ने देखा कि 167 रन बनाए और इसी तरह से जाहिर दूसरे विकेट उनकी 141 रन से गिरी थी। तो उस वक्त जो था फिर मतलब उसके बाद उनके रन जो है ज्यादा नहीं बन सके। अच्छा रियाज भाई, एक चीज है, क्रेडिट तो देना पड़ेगा पाकिस्तान की बॉलिंग को जिसके लिए जानी जाती है PSL। दुनिया भर के बैट्समैन यही कहते सुनाई देते हैं कि PSL में खुल के स्कोर करना बहुत मुश्किल है बाकी लीग के मुकाबले में। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और लेकिन इससे पहले भी हमारी बॉलिंग थी PSL में, मुख्तलिफ बॉलर ने बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था। लेकिन कल तैयब ताहिर ने एक मतलब जो बात बताई, उन्होंने कहा कि जो बाहर के जो बैटर्स आते हैं यहाँ पर, इनसे यहाँ की पिचेस खेलने में मतलब मुश्किलात होती हैं और वो कंडीशन से हम आहंग नहीं हो पाते। लेकिन ये बात तो तय है कि हमारे जो बॉलर्स हैं जो PSL में परफॉर्मेंस करते हैं, जिस तरह से आपने देखा कि शाहिन शाह आफरीदी जो है कल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और उन्होंने जाहिर है 5 विकेट ली। लेकिन मैं यहाँ मुल्तान की बात करूंगा, जो कराची किंग्स के साथ मैच हुआ था, तो मुल्तान की टीम जो है वो जाहिर है इतनी मतलब जेल है और उनका इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन कल आप देखें कि उनके रेली रोसो हो गए, डेविड मिलर हो गए, खुशदिल हो गए, ये रन नहीं बना सके। इसी तरह कार्लोस बात देखें, वो भी नहीं रन बना सके। तो पता नहीं मतलब ये कि वहाँ पे चेलोगियाँ भी हो रही थी इस तरह से, शायकीन ने भी और बहुत से भी, कि इस तरह से कैसे कलेक्ट हो गई मुल्तान की टीम। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक मैच से आप उसको जज नहीं कर सकते। मुल्तान की परफॉर्मेंस है, आउटस्टैंडिंग है, जाहिर उन्होंने 6 में 4 मैचेस जीते। हाँ, रह गई इस्लामाबाद की बात, तो मैं ये समझता हूँ कि इस्लामाबाद की टीम जो है वो ये मुल्तान की तरह मुझे जो है काफी अच्छी नजर आ रही है और उनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है और जाहिर है उनकी बैटिंग लाइन भी बहुत अच्छी है। तो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल आपने सही कहा कि कराची में कल मैच जीत के इस पूरे लीग में मतलब एक तहरीक पैदा कर दी है और एक आप कह सकते हैं कि टॉनिक का काम किया है और एक नई मतलब हाँ मजा आया ना रियाज भाई। अब जरा पॉइंट्स टेबल पे जरा बात होगी, जंग होगी, मजा आएगा। पेशावर ज़ल्मी अकेली ऊपर जाती, स्मूथ PSL में सारी चारों टीमें जाएं तो क्या मजा। रिजवान भाई अब जरा दूसरे मैच का भी पोस्टमार्टम कर लेते हैं। सर क्या खेली लाहौर, क्या मजा आया। पहले तो फखर बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, फिर उन्होंने 45 बॉलों पर 97 कर दिया और अब्दुल्ला शफीक आप और मैं डिस्कस कर रहे थे कि उसको मौका मिलेगा तो उसको अपना टैलेंट फुली शोकेस कर, क्या खेले हैं वो। मेरा ख्याल है कि वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग डिस्प्लेज वी हैव एवर सीन इन T20 क्रिकेट। किसी भी इंटरनेशनल मैच को भी लगा लें, क्योंकि आप उसमें खूबसूरती ये देखें कि शुरू में फ़खर ने स्ट्रगल किया, जो आपके मिर्ज़ा बेग साहब थे वो जल्दी आउट हो गए, हालांकि इज ऑल्सो अ यंगस्टर एंड प्लेड वेल इन द लास्ट गेम। पावर प्ले में सिर्फ 36 रन बने, यानी कि अगले 14 ओवरों में 205 रन। दैट इज अमेजिंग क्रिकेट। उन्होंने दे डिड नॉट लूज हार्ट कि यार हमसे स्ट्रगल हो गया, नहीं कर सके स्कोर, अब तो ये 160 को टारगेट करें, ये विकेट ऐसी नहीं। यार जब अब्दुल्ला ने आके अपने स्ट्रोक प्ले का मुजाहरा किया, उसने टाइम दिया फ़खर को सेटल होने का और अब्दुल्ला ने स्कोर बोझ उठाया। आपने 10वें ओवर तक देखें 90-100 तक स्कोर ले गए थे और उसके बाद 16वें ओवर में 190-95 हो गया। आखिरी 3 ओवरों में उन्होंने 40 रन बनाए। अब्दुल्ला के आउट होने और बल्कि अब्दुल्ला के साथ ही बाय द टाइम वो अब्दुल्ला सेटल था, फ़खर को भी टाइम मिला, उसने भी स्ट्रोक प्ले शुरू कर दिया और बहुत खूबसूरत खेली पूरी टीम। और अच्छा, उसके मजे की बात ये थी रिजवान भाई, जो मैं आप इसमें जरा एक कमेंट भी करें, एक आउट हुआ, शेख ने की थी, उसके बाद जो पार्टनरशिप लगी, अगर आप देखें इनकी तो बहुत लंबी लग गई ना फ़खर और अब्दुल्ला की, तो रन रेट भी डाउन नहीं होने दिया। देखिए यही T20 की खूबसूरती और ये डायनामिक्स जो T20 के चेंज हो रहे हैं फॉर फ्यूचर, कि आपने घबराना नहीं। देखिए 150 करके सारी टीम आउट हो जाए और हार जाए से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेशक 35 रन पे सारी टीम आउट हो जाए, लेकिन आपने उसको 2 आउट हो जाए तो फिर 150 को टारगेट नहीं करना, आपने कंटिन्यू कोशिश जरूर करनी है कि आप 180-190 की तरफ लेके जाएं ताकि मैच कंपेरेटिव हो। ये ठीक है। और थोड़ा सा मैं पेशावर पे भी बात कर लूं कि नहीं उस पे अभी एक एक करके पेशावर की बैटिंग पे तो आज मैंने बात करनी ही करनी है। अच्छा जी हफीज भाई, जो बैटिंग कल लाहौर कलंदर ने शोकेस किया, मजा आ गया। वैसे तो खैर अच्छी चीज ये थी
एक के बाद एक पार्टनरशिप लग रही थी, आके वापस नहीं जा रही थी टीम के लोग, क्या आए जैसे होता ही है कि जी 2 लोग अच्छा खेल गए तो बाकी 3-3 4-4 विकेट्स 5-5 10-10 रन पर आउट हो गए, ऐसा नहीं हुआ। सैम बिलिंग आए, वो भी खड़े हो गए उसके बाद। बिल्कुल, मुझे सबसे जो रिजवान भाई ने जो बात की ना अब्दुल्ला शफीक की, मेरे लिए हालांकि ही इज़ अ प्रॉमिसिंग नो डाउट वंडरफुल करेक्टर है, लेकिन इसके बावजूद मेरे लिए ये हैरान कुन बात थी, मुतहय्यर ने मुझे किया कि अब्दुल्ला शफीक ने हार्ड हिटिंग तो की लेकिन उन्होंने कोई भी नॉन करेक्टिंग शॉट, अनऑर्थोडॉक्स शॉट बहुत कम खेली। अच्छा, वो है ही क्लासी प्लेयर है, बाबर आजम की तरह स्ट्रेट बल्ले का प्लेयर है। बिल्कुल सही बात आपने की, एग्जैक्टली। लेकिन इसके बावजूद जब आपको 200 स्ट्राइक रेट या 185 175 स्ट्राइक रेट के साथ खेलना पड़ता है तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कुछ ना कुछ ऐसी शॉटें क्रिएट करते हैं जिसमें आपको स्कोर चाहिए होता है। लेकिन अब्दुल्ला शफीक ने बिल्कुल कोई ऐसा रिस्क नहीं लिया और बहुत वंडरफुल उन्होंने इनिंग खेली। और डेफिनेटली फ़खर ज़मान जब तक विकेट पे रहता है वो एक सनसनी फैला के रखता है, उसने उसको पूरा कैपिटलाइज़ किया जहाँ जहाँ उसको बॉल मिली। तो मेरा ख्याल है कि वो पार्टनरशिप ने मैच की सारी टोन सेट कर दी थी। सैम बिलिंग की नो डाउट बहुत अच्छी इनिंग थी, वो एक दफ़ा आउट भी हुए वो, और किसी जिमी नेशम को अलावा किसी को नहीं पता चला पूरे ग्राउंड में, वो उस पे अंपायर को भी नहीं चला। जिमी नेशम बेचारे सोचते ही रह गए कि पता नहीं है या नहीं है। जी, उन्होंने रिव्यू नहीं लिया और वो भी सर्वाइव कर गए। खैर उनका 47 का शेयर भी बहुत बड़ा था, लेकिन असल टोन जो मैच की थी वो सारी की सारी अब्दुल्ला शफीक ने और अपने फ़खर ज़मान ने पहले से सेट कर दी थी। ये बात सही है। अच्छा जी रियाज भाई, फिर जी लाहौर की बैटिंग बड़ा मज़ा आया, मेरा ख्याल है सब ने एंजॉय किया होगा इस बैटिंग को, और जितने शायकीन क्रिकेट हैं वो काफ़ी मुद्दतों तक ये जो 241 था ये भूलेंगे नहीं। मेरे ख्याल से ये अब तक जो लीग के मैचेस हुए हैं उसका सबसे बेहतरीन मैच था। एक तो ये था और दूसरा वो मैच था जो कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद के दरमियान खेला गया था। ये 2 ऐसे मैचेस हैं जिन्होंने मतलब शायकीन जो है इस खेल को, इनके जो बैटर्स और बॉलर थे उनके खेल को काफी हद तक याद रखेंगे। नो डाउट, जैसे कि अभी बात हो रही थी, जगह ने 96 बनाया, अब्दुल्ला शफीक 75 रन बनाए, शाहिन अफरीदी ने 5 विकेट ली। इसी तरह से आप ये देखें कि जब पेशावर की बैटिंग थी और टॉम कोलर और शाहिन अयूब खेल रहे थे तो उस वक्त एक मौके पे ऐसी उम्मीद पैदा हो चली थी कि शायद ये इस टारगेट को मतलब चेस कर सकते हैं। लेकिन जाहिर है इन दोनों बैट्समैनों के आउट होने के बाद जो मामला बिगड़ गए और फिर जो है जाहिर उनकी इनिंग्स जो है उससे 1 रन से महदूद हो गई। इट इज नो डाउट, जैसा आपने कहा कि ये मैच जो था बेहतरीन मैच था, लेकिन मैं यहाँ पे मतलब मैं एक बात और कहूँगा, खान यकीनन आपके प्रोग्राम में एक बात हो चुकी भी होगी, लेकिन मैं आजम खान से मुताल्लिक ये बात करूँगा कि आपको आजम खान ने जिस तरह के परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ, तो आप ये देखेंगे एक तरफ डग में तो उनके वालिद जैसे बहसियत बेंच ऑफिसर वहाँ बैठे थे और यकीनन उनकी परफॉर्मेंस जब वो आजम खान दे रहे होंगे तो उन्हें बुरा लग रहा होगा, लेकिन एक फादर की हैसियत से उनको खुशी हो रही होगी कि उनका बेटा जो है वो अच्छी इनिंग्स खेल रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने जो 97 रन बनाए उन्होंने विकेट के दोनों तरफ मतलब खेला। जैसे एक तरफ खेलते हैं तो 35-40 रन बनाते, लेकिन कल इससे जो मैच था उसमें उन्होंने अपनी स्किल्स का बेहतरीन मुजाहरा करते हुए दोनों तरफ स्ट्रोक खेले, 97 रन बनाए। और अगर अब्दुल्ला शफीक जो उनके सीनियर पार्टनर थे थोड़ा सा शाजा दिली का और कलबी का मुजाहरा करते तो उनको चाहिए था कि एक गेम खेल के उनको बाकी गेम में खेलने देते ताकि वो अपनी जो है सेंचुरी मुकम्मल कर सकते। इसलिए कि देखें बैटर्स के कैरियर में ऐसे बहुत कम मौके आते हैं कि वो सेंचुरी के करीब हों, तो जो सीनियर मतलब साथी होता है उस वक्त विकेट के अंदर उसको थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। लेकिन बराबर अब मतलब ये कहा जा सकता है कि एक इंटरनेशनल मैचुअल के तौर पर जो है आजम खान सामने आए और उन्होंने अपनी पावर हिटिंग का भी मुजाहरा किया है, अपनी बेहतर स्किल्स का भी मुजाहरा किया। हमें जो इस तरह की लीग होती है इसमें इसी तरह के बैटर्स की जरूरत होती है, जैसे कि अभी बात हो रही थी कि जिस तरह फखर ने और अब्दुल्ला शफीक ने बेहतरीन इनिंग्स खेली, तो इसी तरह के बैटर्स हैं जो शायकीन ग्राउंड तक आते हैं उनको मतलब एंजॉय कराने के लिए, इसलिए कि शायकीन जब ग्राउंड तक आते हैं तो उन्हें बड़ी हेल्थ का मतलब एक फासला तय करना पड़ता है। मुश्किलात से वो अंदर आते हैं, अंदर इतनी सहूलतें भी नहीं होती, चीजें महंगी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो ग्राउंड को भर देते हैं। जैसे कि आपने देखा कल लाहौर का पूरा स्टेडियम भरा हुआ था, फुल हाउस था, जिनके बुलाने लाहौर के स्टेडियम में मौजूद थे और टीमों को खिलाड़ियों को बकअप कर रहे थे। तो ये सब चीजें जो है होनी चाहिए और ये खिलाड़ियों के दम से ही होती है, और जब खिलाड़ी अच्छी परफॉर्मेंस पेश करते हैं तो जाहिर है उसका नतीजा जो है वो भी अच्छा होता है शायकीन के। इसमें कोई शक नहीं, कल फुल हाउस था और दोनों तरफ से मजा आया। अच्छा पहले जरा बॉलिंग का पोस्टमार्टम हो जाए जी। पेशावर जल्मी क्या इशू है रिजवान भाई? मैं समझ भी रहा हूँ आपको, तो आप बहुत अरसे से इस पर बात भी कर रहे हैं। कल बहुत अच्छा स्टार्ट लिया, वहाब रियाज ने डरा के रखा, बिल्कुल शुरू में बड़ा मज़ा आया, अरशद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, अरशद इकबाल ने, लेकिन बस वो जैसे ही वो 5 ओवर 6 ओवर गुजरते हैं
उसके बाद तो लाहौर कलंदर ऐसी हावी हुई कि फिर सबने देखा। इशू क्या है बॉलिंग में, आपको क्या लगता है? ये जो उस्मान कादर को नहीं खिलाया, ये भी एक मामला है। मुझे तो अभी तक ये नहीं समझ आ रहा कि इनकी बॉलिंग एक तो फ्लैट आउट, उसमें फ्लैटनेस है, उसमें कोई इनोवेशन नहीं नज़र आ रही। अरशद इकबाल ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन वो सलमान इरशाद बिल्कुल ही फ्लैट थे कल। वहाब रियाज भी पैचेस में अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं क्योंकि उम्र गुजर गई है उनकी भी, और स्पिन में भी कोई इस तरह, मतलब अगर आपके पास उस्मान कादर बैठा हुआ है तो आप वो यंगस्टर को तो आपने खिला लिया, बट एंड ऑफ द डे देयर इज़ नथिंग इन इट। कहीं पे आपकी बॉलिंग चेंजेस मुझे इंप्रेस नहीं कर सकी कि आपने कोई प्लान किया हो कि यार ये बहुत अच्छा खेल रहा है फ़खर, इसको किस तरह का बॉलर हम ट्राई करें, किधर फील्ड प्लेसिंग करें। अब्दुल्ला शफीक की हमें कुछ नजर नहीं आया। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, लेकिन ब्रेक पर जब जाएंगे और वापस आएंगे हम बात इसी पर करेंगे कि वहाँ पर जहाँ पर आपको बॉलिंग चेंजेस रिक्वायर थी वहाँ पर बॉलिंग चेंजेस नहीं हुई, वजह क्या थी? क्या आपके पास वो बॉलर्स नहीं थे? फिर उस्मान कादिर को ना खिलाना क्यों, उसकी क्या रीज़न है? फिर जो यंगस्टर आ रहे हैं खेलने के लिए इमर्जिंग, उनके पास टाइम होना चाहिए, उनको मौका मिल रहा है, उनको अपना दिल बड़ा करके बॉलिंग या फिर बैटिंग करनी चाहिए। तैयब आया, उसने शो किया, साइम अयूब आया, उसने शो किया, हारिस आया, उसने शो किया, तो मौके भी मिल रहे हैं। लेकिन जहाँ पर आपको मौका मिलता है वहाँ डरी डरी सी बॉलिंग करे तो मज़ा नहीं आएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक जी। PSL 8 स्पेशल ट्रांसमिशन प्लेफील्ड की जारी है और हम बात कर रहे हैं पेशावर ज़ल्मे वाले मैच पे और उसके साथ लाहौर पे। आज एक और बड़ा मैच होने जा रहा है जो कि होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर के दरमियान। लाहौर एक के बाद एक और मैच, लेकिन यहाँ पर बात होगी बाबर आजम की कैप्टनसी के हवाले से। बहुत बड़ा स्कोर सेटल कर दिया था कल लाहौर ने, उसको क्या रोका जा सकता था? हाँ जी रिजवान भाई, तो क्या रोका जा सकता था? मेरा ख्याल है हमने अभी ब्रेक से पहले यही बात कर रहे थे कि फील्ड प्लेसिंग, कप्तानी की जो बॉलिंग चेंजेस हैं वो हमें ठीक टाइम पे नज़र नहीं आई। इसके अलावा अगर आप पिक्स देखें तो राजा पक्षे वॉज अ गुड पिक, लेकिन वो चले नहीं, दैट इज़ अनफॉर्चुनेट। लेकिन ये जो जिमी नीशम और पावल, इनके रोवमन पावल, ये तकरीबन एक जैसे ऑलराउंडर्स हैं। एक टीम में ये जो बॉलिंग बैटिंग ठीक है उनका जो भी रोल है, लेकिन ये कुछ सस्ते वाले बॉलर नहीं होते, ये तकरीबन वो हैं। सो आपके जो 20 ओवर आपने 5 बॉलरों से कराने हैं और आपके पास एक वहाब रियाज रह गया, वो भी एक चला हुआ कारतूस है जो कि ख़त्म हो चुका है। वो जाके या तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर बन जाए जहाँ पे काम है उसका, और इधर रोके। तो बॉलिंग मुझे बहुत कमज़ोर नज़र आ रही है, और उसमें भी आपकी जो टीम मैनेजमेंट का रोल होता है, जो कोचेज़ का रोल है, वो कहीं ख़ास नज़र नहीं आ रहा है कि किसी भी प्लेयर के ऊपर काम किया उन्होंने बॉलिंग में। अच्छा, क्या कहते हैं जी हफीज़ भाई? मेरा ख्याल है सर, ये अरसान भाई, ये कज़िया को नया नहीं है। बाबर जब मैदान में उतरते हैं बतौर कप्तान, मैच जीते या हारे, उनकी कैप्टनसी पे सवालात उठते हैं। अच्छा। और ये अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि कैप्टनसी में वो बिल्कुल क्लूलेस हो जाते हैं, खासतौर पर जब उनकी बॉलिंग मार खाती है, एक्सप्रेशनलेस, बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस हो जाते हैं। इवन अब वो कल फील्ड में नज़र ही नहीं आ रहे थे। और सबसे जो बड़ा उसमें मुझे हैरत हुई, कोई यंगस्टर्स उन्होंने जो साथ खिलाया था, बिल्कुल डेब्यूटेंट था, वो हाफ पिच में गेंदें मार रहा है और उसको हट के उसने फ़खर ज़मान ने छक्के मारे हैं। एक बंदा उस बच्चे के पास नहीं गया जिसने उसको बकअप किया हो, उसको थपकी दी हो, उसको हौसला दिया हो कि गेंद आगे करो, कैसे करना है, कहाँ करना है। बिल्कुल भी इवन कैप्टन ने बिल्कुल कहीं, मुझे तो कैमरे में नज़र नहीं, अगर आपको नज़र आया तो ज़रूर बताइएगा। तो वो नहीं होता छोटी मछली को शार्क के पिंजरे में डाल दिया कि जनाब कर लो जो करना है। तो मेरा ख्याल है कि बाबर के साथ ये प्रॉब्लम है और ये कैरी ऑन है। हम कह तो रहे हैं कि इम्प्रूव करेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बट आई थिंक PCB हैज़ टू थिंक इट ओवर सीरियसली। आई एग्री विद हिम। सिर्फ मैं उसमें ये ऐड करूंगा कि बाबर की बैटिंग के ऊपर हमें कोई इतराज़ नहीं। इज अ वंडरफुल बैट्समैन, टेस्ट मैचों का, वनडे इंटरनेशनल का सुपरस्टार है। एक और फॉर्मेट बोलें प्लीज, बोलें। नहीं बोलें ना जी, नहीं बोलें। अगर वो नंबर 4 पे आता है T20 में तो ठीक है, बट ओपनिंग में जगह नहीं बनती। विद हारिस, साइम अयूब और फ़खर ज़मान के होते थे। रियाज भाई क्या कहते हैं जी, कल के मैच में ज्यादा स्कोर बनने की क्या वजह रही? मेरे ख्याल से देखिए, इस्लाम विकेट जो थी बड़ी कंफर्टेबल थी और मुल्तान की टीम भी उस पर रन बना सकती थी, लेकिन पेशावर की टीम जो है उस पर रन बना सकती थी, लेकिन वो नहीं बना सके। और यकीनन देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो बैटर्स होते हैं उनकी एक्सपर्टीज होती है, उसकी वजह से ही आप ज्यादा रन बना सकते हैं कि वो बॉलर्स को कितने अच्छे तरीके से खेल सकते हैं। तो इसमें दूसरी बात जो अभी यहाँ हो रही थी, वो ये भी बात सही है कि आपको अपने बॉलर को कहाँ इस्तेमाल करना है, आपने अपनी फील्ड प्लेसिंग जो है किस तरह से करनी है,
किस वक्त कौन से बॉलर को लेके आना है। तो ये बड़ी एक्सपर्टीज होती है, एक मतलब एक एक्सपोजर होता है जिसका फायदा उठाना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप ये देखें कि नो डाउट के मतलब बाबर आजम जो है बैटर जो है दुनिया क्रिकेट के मायनाज बैटर हैं, उनको आईसीसी से बड़े बड़े अवार्ड मिल चुके हैं, हम उनको सलूट करते हैं। लेकिन बहैसियत कप्तान जितने बड़े वो बैट्समैन है उस तरह से वो रिस्पॉन्ड या रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या वो लोग जो जाहिर है मतलब कप्तान नामजद कहते हैं, उनको ये चाहिए कि अब ये फैसला जल्द कर लें, इसलिए कि इससे जो है फिर उनकी बैटिंग जो है वो मुतासर होगी और उससे गिरन लगेगा जिस तरह से वो पाकिस्तान के लिए बेहतर बैटर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एक फॉर्मेट का एक कैप्टन होना चाहिए और बाबर आजम को किसी भी एक फॉर्मेट का वो कप्तान मिजाज बना दें ताकि उनके कंधों से और उनके दिमाग में जो एक बोझ है वो हल्का हो। इसलिए कि देखिए जब वो तीनों मतलब फॉर्मेट की कप्तानी करते हैं, यहाँ भी वो कप्तानी कर रहे हैं और वो सही तरह से नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तो जो वो लोग जो मतलब ये थिंक टैंक है उनको ये सोचना चाहिए कि इस चीज को जितनी जल्दी एड्रेस कर लें उतना पाकिस्तान टीम के लिए भी अच्छा होगा और मतलब उनकी फ्रेंचाइज के लिए भी अच्छा होगा। खुद बाबर आजम की जो इतनी अच्छी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है बेसिक बैटर उसके लिए भी अच्छा होगा और ये टीम के फायदे के लिए होगा कि बाबर आजम जो है कप्तानी। चले ये चलें जी, आपकी राय भी आगे रियाज भाई। अब जरा थोड़ी सी बात करूंगा जल्दी से पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग के ऊपर और फिर हम जाएंगे आज के मैच पे और पॉइंट्स टेबल पे। रिजवान भाई बैटिंग तो मुझे लगता है ठीक हो गई यार, 200 करना इतने बड़े पहाड़ स्कोर के आगे ये वैसे मानने की बात है। मुझे ये लग रहा था 100 130 140 पे आउट हो जाएगी टीम। नहीं, ये देखें आपके पेशावर के दोनों ओपनर्स जल्दी आउट हो गए, बाबर भी और हारिस भी, और उसके बावजूद 200 करना इज नो स्मॉल अचीवमेंट। पूरा बैटिंग ऑर्डर उनका अच्छा चला 3-4 से लेके एंड तक उन्होंने और हिम्मत की हारी कोशिश कर रहे। साइम मुझे बहुत अच्छा खेला। इधर मैं दो चीज़ों का आपको सिर्फ डिफरेंस बता दूं, अगर ये दोनों ओपनर चल जाते या इनमें से एक चलता, अगर तो हारिस चल जाता तो प्रॉबली ये मैच और उसके 25-30 क्विक हो जाते ना तो बहुत कंपेटिटिव 230 बल्कि शायद अटेम्प्ट भी कर सकते थे विनिंग की। और अगर बाबर चल जाता हारिस ना चलता तो शायद 160 पे ही आउट हो जाते जिस स्पीड पे वो चल रहे होते। नहीं मैं एक जनरल सी वैसे ऑन अ लाइटर नोट बात। हाँ जी हफीज भाई, मेरा ख्याल है कि जो सबसे अच्छी बात थी पेशावर के बैटिंग की वो ये थी कि पेशावर ने कहीं लूज हार्ट नहीं किया। हाँ, कहीं भी उन्होंने ये इंदिया नहीं दिया कि 242 का एक पहाड़ जैसा स्कोर है हमारे सामने और हम इसको चेज़ करने नहीं जा रहे। और ये सबसे अच्छी बात थी T20 क्रिकेट में जो होनी चाहिए, जैसे आपने शुरू में भी कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी इंटेंट चलती रहनी चाहिए। बिल्कुल। और कैडमोर ने और साइम अयूब ने खासतौर से वो डेब्यूटेंट है, आई मीन नॉट यस्टरडेज मैच, वो अभी CPSL में उसने डेब्यू किया है और ही परफॉर्म रिमार्केबली वेरी गुड वेरी। अच्छा जी जल्दी से पॉइंट्स टेबल रियाज भाई, अब जरा पॉइंट टेबल टर्न हो रहा है बड़े मजे से और सबसे पहले है मुल्तान सुल्तान 8 के साथ, यूनाइटेड है 6 के साथ, कलंदर्स हैं 6 के साथ, किंग्स हैं 4 पॉइंट, ज़ल्मी 4 और ग्लैडिएटर तो बेचारी 2 पे खड़ी है। लेकिन अब रन रेट वाला मामला जहां फंसेगा वहां पर मुझे लगता है कराची किंग्स थोड़ा अच्छे रन रेट के साथ ऊपर बढ़ रही है। क्या देख रहे हैं पॉइंट्स टेबल पे? पहली 2-3 टीमें तो छोड़ ही दें, वो तो ऑब्वियसली यूनाइटेड, सुल्तान और कलंदर्स होंगे। चौथी टीम के लिए आप किसको ज्यादा देख रहे हैं कि आपकी नजर में ज्यादा बेहतर है? मैं ये समझता हूँ कि जिस मतलब पेशावर ज़ल्मी चलने की टीम जो है वो खेल रही है, जो कि जाहिर है उनका रन रेट कम है, उनके पॉइंट्स भी कम है, 5 में सिर्फ 2 मैचेस जीते हैं, 3 मैचेस हारे हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि बाबर आजम जो कि बेहतर कप्तान तो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बैटिंग में दी और उनके साथियों ने दी और जिस तरह से जाहिर है उनके बैट्समैन भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। बाबर आजम को है, हारिस ने, साइम अयूब ने जिन्होंने बैटिंग परफॉर्मेंस पेश किए, फिर टर्न कोलर हैं, इसी तरह से पावर हैं। तो मैं ये समझता हूँ दूसरा भी मतलब एक अच्छे बैट्समैन है, लेकिन ये देखना होगा कि मैच के दिन जो है आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं और किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं अपने सामने वाले बॉलर्स को। जो सिचुएशन होती है उसको असल में मतलब ये हैंडल करना होता है, कंट्रोल करना होता है। बैटर्स के लिए ये जरूरी होता है कि उनकी आई कॉन्टैक्ट लेवल जो है गेम के साथ वो ज़्यादा अच्छा हो ताकि वो अपनी बेहतरीन तरीके से कम वक्त में अपने फुटबॉल को एडजस्ट करके स्ट्रोक खेल सकें। और इसी तरह बॉलर्स के लिए भी जरूरी होता है कि वो किस मतलब के जगह पे गेम कराते हैं और उसको कंडीशन से कितना मतलब फायदा उसको और उससे किस तरह से उसको कैच करते हैं। मैं समझता हूँ T20 जो है चले ठीक है जी रियाज भाई, माजरत क्योंकि वक्त की कमी थी। बहुत शुक्रिया रियाजुद्दीन साहब, रिजवान हैदर साहब, हफीज अवान साहब हमारे साथ मौजूद थे। कल 4 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात और आज का एक और मजेदार मैच देखेंगे और फिर कल करेंगे उस पर बात। अपना ख्याल रखिएगा।